मैंने एक बार सुना था कि जूनो झूठ जानने के लिए कैंडिया के पास गया था। पर अगर कोई मुझसे पूछे कि धोखाधड़ी और पाखंड कहाँ पाया जाता है तो मेरे पास बताने के लिए दरबार के अलावा और कोई जगह नहीं है जहाँ कलंक हमेशा आनंद का मुखौटा पहने रहता है। 12 जहाँ उसी समय लोग काटते भी हैं और सीते भी हैं, घायल भी करते हैं और इलाज भी करते हैं, तोड़ते भी हैं और जोड़ते भी हैं। ऐसा ही एक उदाहरण अब मैं आपको अपनी इस कहानी में दूंगी जो मैं अभी आप सबको सुनाने जा रही हूँ। बहुत पुरानी बात है कि वाइड रिवर के राजा के पास एक खुश नौजवान काम करता था जिसका नाम था कौरवेतो। वो सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था, सो राजा उसको बहुत प्यार करता था। और क्योंकि राजा उसको बहुत प्यार करता था इसीलिए दरबार के लोग उसको नापसंद करते थे। इन दरबारियों के दिल और दिमाग दोनों ही बुराइयों से भरे रहते थे। जब भी राजा उस पर कोई मेहरबानी करता तो वे सब जलन से भर जाते। इसलिए सारे दिन उनके पास करने के लिए और कोई काम नहीं था सिवाय इसके कि वे महल के हर कोने और हर जगह में उस बेचारे लड़के बारे में ही कुछ न कुछ बुदबुदाते रहते। इस लड़के ने तो राजा के ऊपर क्या जादू कर दिया है कि राजा इसको इतना प्यार करता है। इसकी किस्मत इतनी अच्छी कैसे है, राजा इसको रोज ही कोई न कोई इनाम देता रहता है। हम लोग तो एक रस्सी बनाने वाले की तरह से पीछे ही जाते रहते हैं। हमारी हालत बुरी से और ज्यादा बुरी होती जाती है, जबकि हम लोग कुत्ते की तरह से उनकी सेवा करते हैं, खेतों के मजदूरों की तरह से कड़ी मेहनत करते हैं, राजा को थोड़ा सा भी खुश करने के लिए हिरन की तरह से दौड़ते रहते हैं। सच है कि इस दुनिया में पैदा होना है तो अच्छी किस्मत लेकर ही पैदा होना चाहिए। जिसकी किस्मत अच्छी नहीं है उसको तो समुद्र में डूबकर मर जाना चाहिए। पर क्या किया जाए, हम लोग तो केवल देख सकते हैं और उससे जल सकते हैं। ऐसे और ऐसे ही दूसरे शब्द अक्सर ही उनके मुंह से जहरीले वानों की तरह निकलते रहते और वे कौरवों को पूरी तरीके से नष्ट करने के बारे में ही सोचते रहते। यह उसके लिए बड़े अफसोस की बात है जिसको उस दरबार में सजा मिली हो जहां चापलूसी पीपे के भाव बिकती हो, बुरे काम और बुराइयां बुशल के भाव बिकती हों, धोखाधड़ी और अविश्वास टनों में बिकता हो। पर इन दरबारियों की इन कोशिशों को कौन गिन सकता है जो वे कौरवों को दुखी करने के लिए करते रहते थे, या फिर उसके खिलाफ कोई कोई झूठी कहानी गढ़कर और उसके बारे में राजा के विचारों को खराब करने के लिए उसे राजा को सुनाते। पर कौरवों के अंदर तो जादू था। वो ये जाल पहले से ही जान जाता था और चालों को पहले से ही पहचान जाता। वो अपने दुश्मनों की हर चाल को पहले ही समझ लेता। वो अपने कान और आँख दोनों खुली रखता ताकि कहीं ऐसा ना हो कि वो कोई गलत कदम उठा ले। उसको अच्छी तरह मालूम था कि दरबारियों की किस्मत तो शीशे की तरह होती है। जैसे जैसे लड़का ऊंचा उठता गया वैसे वैसे दूसरे दरबारी नीचे गिरते गए। अंत में इस बारे में कुछ न सोच पाने की वजह से कि लड़के को राजा की आंखों में नीचे कैसे गिराया जाए, क्योंकि उनके पुराने झूठ तो काम कर नहीं रहे थे, उन्होंने सोचा कि उसको साथ कोई ऐसी बहुत ही भारी चाल खेली जाए जिससे कि वो बिल्कुल ही नष्ट हो जाए। और वह रास्ता था चापलूसी का जिस पर उनको इस तरह चलना था। स्कॉटलैंड से 10 मील दूर जहां राजा रहता था वहां एक ओगरे रहता था जो ओगरों के देश में एक बहुत ही बड़ा जंगली जानवर था जिसको राजा ने किसी समय में बहुत तंग किया था। सो उसने एक पहाड़ की चोटी पर एक अकेले जंगल में जाकर अपने आप को बहुत मजबूत बना लिया था। वहां कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी। वो जंगल घना और पेड़ों से उलझा हुआ भी इतना ज्यादा था कि सूरज की रोशनी तक अंदर नहीं जा सकती थी। इस ओगरे के पास एक बहुत ही सुंदर घोड़ा था। उसको देखने से ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने उसे पेंसिल से बनाया हो। और दूसरी कई आश्चर्यजनक चीजों के साथ उसमें एक खासियत ये भी थी कि वो आदमी की तरह बात करता था। सब दरबारियों को मालूम था कि वो ओगरे कितना खतरनाक था, उसका जंगल भी कितना घना था, उसका पहाड़ भी कितना ऊंचा था और उस घोड़े को उससे लेना कितना मुश्किल था। ये सब सोचकर वे राजा के पास गए। उन्होंने राजा को उस घोड़े के बारे में छोटी से छोटी बात बताई और कहा कि ऐसा घोड़ा तो राजा के पास होना चाहिए। साथ ही यह भी कहा कि वो उसे पाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करे। और कौरव तो ही वह ठीक नौजवान था जो इस काम को कर सकता था, क्योंकि वह तो आग में से भी वच निकल आने की चतुराई रखता था।
अब राजा को तो ये पता नहीं था कि इन फूलों के पीछे कोई सांप छिपा बैठा था, सो उसने तुरंत ही कौरवों को बुलाया और उससे कहा, अगर तुम मुझे चाहते हो तो किसी भी तरह तुम मेरे लिए मेरे दुश्मन से उसका घोड़ा लेकर आओ। अगर तुम मेरा ये काम कर दोगे तो तुम किसी नुकसान में नहीं रहोगे। कौरवों को यह अच्छी तरह पता था कि यह ढोल उसके दुश्मनों का ही बजाया हुआ है, फिर भी राजा का हुक्म बजा लाने के लिए वह ओगरे की तरफ चल दिया। ओगरे के घर पहुंचकर वह दबे पांव ओगरे की घुड़साल में घुसा। उसने घोड़े के ऊपर जीन कसी और पैर जमाकर चढ़ गया और वापस घर चल दिया। पर जैसे ही घोड़े ने देखा कि वो महल के बाहर है, वह चिल्लाया, हेलो, सावधान, कौरव तो मुझ पर चढ़ कर जा रहा है। ये सुनकर ओगरे उठा और कौरवों को मारने के लिए अपने उन सब जानवरों को अपने साथ लिया जो उसके लिए काम करते थे। एक तरफ से बंदर आया, एक तरफ से भालू आया, एक और तरफ से चिंघाड़ता हुआ शेर आया, दूसरी तरफ से एक भेड़िया आया। पर नौजवान लगाम और कोड़े की सहायता से उसे बिना रुके भगाता हुआ राजा के दरबार में ले आया, जहां उसने उस घोड़े को राजा को भेंट कर दिया। राजा ने उसे अपने बेटे से भी ज्यादा समझकर अपने गले से लगा लिया। उसने अपना बटुआ निकाला, उसमें से काउन निकालकर उसके दोनों हाथ भर दिए। ये देखकर तो दरबारियों के दिल की जलन बहुत ऊंची पहुंच गई। पहले तो वे छोटे पाइप की तरह से केवल जलन से फूले हुए था, अब तो वे लोहार की धौंकनी की तरह फूल गए। ये देखकर कि जो को बार वे उसकी अच्छी किस्मत को बर्बाद करने के लिए लाए थे, उससे तो उसकी खुशहाली की सड़क और बहुत चिकनी हो गई थी। ये देखकर कि इस पहले हमले से दीवारें अभी भी नीचे नहीं गिरी हैं, तो उन्होंने दूसरा तरीका इस्तेमाल करने का फैसला किया। वे राजा के पास फिर गए, आपको नया घोड़ा मुबारक हो सरकार, आप उसका आनंद उठाएं। वह आपके शाही घुड़साल का एक गहना होगा। पर यह बड़े दुख की बात है कि आपके पास ओगरे के घर के पर्दे नहीं हैं। जब तक आपके पास ओगरे के घर के पर्दे न हों तब तक क्या फायदा। उसके घर के पर्दों का तो बस कहना ही क्या है, वे तो दूर दूर तक मशहूर हैं। इस खजाने को भी कौरवों के सिवा और कोई नहीं ला सकता। इस काम के लिए भी वही लड़का बिल्कुल ठीक है। राजा ने जो लोगों की हर धुन पर नाचता था और कड़वे फल पर चीनी मिले हुआ छिलका खाता था, कौरवों को बुलाया और उससे कहा कि वह जाकर उसके लिए ओगरे के घर के पर्दे लेकर आए। ये सुनकर कौरवों वहां से चला गया। 4 सेकंड में वह पहाड़ के ऊपर था जहां ओगरे रहता था। वह सबकी आंखों से बचता बचाता ओगरे के कमरे में पहुंच गया और उसके बिस्तर के नीचे एक चूहे की तरह से शांति से छिपकर बैठ गया। उसने रात का इंतजार किया जब तक तारे नहीं निकल आए, जैसे आसमान ने कोई कार्निवाल वाला मुखौटा पहन लिया हो। जैसे ही ओगरे और उसकी पत्नी सोने गए तो कौरवों ने दीवार से सारे कपड़े निकाले और वह बिस्तर की चादर भी निकालना चाह रहा था। उसने उसको बड़े हल्के हाथों से खींचा, पर तभी ओगरे की आंख खुल गई। ओगरे ने समझा कि उसकी पत्नी उसके नीचे से चादर खींच रही थी, सो वह अपने पत्नी से बोला कि वह उसके नीचे से चादर क्यों खींच रही थी। उसको बहुत ठंड लग रही थी। इस पर ओग्रेस ने पूछा कि वह उसके ऊपर की चादर क्यों खींच रहा था। ओगरे ने पूछा, हमारा पलंगपोश कहाँ है? कहकर उसने बिस्तर के नीचे की तरफ हाथ किया तो उसके हाथ में कौरवों का चेहरा आ गया। उधर कौरवों चिल्ला पड़ा, भूत भूत, रोशनी रोशनी, भागो भागो, और चिल्लाता रहा जब तक कि सारे घर में भाग दौड़ नहीं मच गई। इस बीच कौरवों ने कपड़े खिड़की से नीचे फेंक दिए। कपड़े फेंककर वह खुद भी नीचे उतर गया। उसने कपड़ों का एक बड़ा सा गट्ठर बांधा और शहर जाने वाली सड़क पर चल दिया। महल पहुंचकर वह राजा से मिला और साथ में दरबारियों के गुस्से से भी। वे तो बस जलन से फटे जा रहे थे। फिर भी उन्होंने कौरवों के लिए एक तरकीब और सोची और उसको कामयाब करने के लिए वे फिर से राजा के पास गए, जो ओगरे के पर्दे आदि देखकर खुशी से फूला नहीं समा रहा था। ये पर्दे केवल सिल्क के ऊपर सोने के ही बने नहीं थे, बल्कि इनके ऊपर हजारों मशीनों और विचारों ने भी काम किया था। अगर मुझे ठीक से याद है तो उसमें एक मुर्गा था जो सुबह होने पर बौग देते हुए दिखाया गया था और उसके मुंह से टस्कन भाषा में यह निकलता दिखाया गया था, अगर मैं तुम्हें देख लूं। एक दूसरे हिस्से में टस्कन भाषा में लिखा हुआ था, शाम होने पर
और भी कई बहुत सुंदर सुंदर चीजें बनी थी उन पर, जिन्हें ज्यादा याद रखने की जरूरत है बजाय उनको कहने के लिए और समय की। जब दरबारी लोग राजा के पास आए तो वह खुशी में डूबा हुआ था। उन्होंने राजा से कहा, जब कौरवों ने आपकी खुशी के लिए इतना किया है तो ये काम तो उसके लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं है कि बस एक छोटी सी खुशी वह आपको और दे दे, और वह है ओगरे का महल। वैसा महल तो एक राजा के पास होना ही चाहिए। उसके अंदर बहुत सारे कमरे हैं, उसके अंदर और बाहर बहुत सारे छोटे छोटे महल हैं जिनमें एक सेना ठहर जाए। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि उसमें कितने सारे ऑगन पोर्टिको छज्जे और घुमावदार चिमनियों हैं जो बहुत बढ़िया बने हुए हैं। उनको देखकर प्रकृति भी शर्मा जाती है और बेहोश भी खुश हो जाते हैं। राजा का दिमाग बहुत तेज था, उसने ये सब बहुत अच्छी तरह समझ लिया। उसने कौरवों को फिर बुलाया और उससे कहा कि उसकी एक और इच्छा हो आई है और वह है ओगरे का महल लेने की। उसने उससे विनती की जो कुछ सेवाएं उसने अब तक उसके लिए की हैं उनमें एक इसको भी जोड़ दिया जाए तो वह उसका बहुत कृतज्ञ रहेगा। कौरव तो वहां से तुरंत ही ओगरे के महल के लिए चला गया। वह जब ओगरे के घर पहुंचा तो ओगरे तो अपने रिश्तेदारों को बुलाने के लिए बाहर गया हुआ था। ओगरे की पत्नी वहां थी, वह दावत की तैयारी कर रही थी। कौरव तो घर में घुसा और ओगरे की पत्नी तरफ दया से देखा और बोला, गुड डे ओ भली स्त्री, तुम तो बहुत बहादुर स्त्री हो। तुम इस तरह से अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? कल तो तुम बिस्तर में बीमार पड़ी थी और अब तुम इस तरह काम कर रही हो। अपने शरीर पर कुछ तो दया करनी सीखो। ओग्रेस बोली, तब तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? मेरे पास तो कोई इस समय सहायता करवाने वाला भी नहीं है। कौरव तो बोला, मैं हूं न तुम्हारी सहायता के लिए, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। ओगरस बोली, जैसे कि तुम मेरे ऊपर दया दिखा रहे हो तो मेरे लिए तुम ये 4 लट्ठे काट दो। कौरव तो बोला, बड़ी खुशी से, पर अगर 4 लड्डे कम पड़े तो मैं 5 लड्डे काट दूं। कहकर उसने एक नई कुल्हाड़ी ली और बजाय लकड़ी काटने के उसने वो कुल्हाड़ी ओगरस की गर्दन पर मार दी। ओगरस का सिर नाशपाती की तरह जमीन पर लुढ़क गया। फिर वह तुरंत ही महल के सामने की तरफ भागा गया और वहां जाकर एक गड्ढा खोदा जिसे उसने घास फूस से ढक दिया। ये सब करने के बाद वह फाटक के पीछे की तरफ छिप गया। कुछ ही देर में ओगरे अपने रिश्तेदारों के साथ वहां आ पहुंचा तो कौरव तो बहुत जोर से चिल्लाया, रुक जाओ रुक जाओ, मैंने उसे पकड़ लिया है और वाइड रिवर का राजा अमर रहे। अब जब ओगरे ने ये सुना तो वह एक पागल की तरह से कौरवों को मसल देने के लिए उसकी तरफ दौड़ा। पर जब वह महल के फाटक की तरफ दौड़ा तो उसे गड्ढा तो दिखाई नहीं दिया, वे सब उस गड्ढे में गिर पड़े। कौरवों ने उन सबको पत्थर मार मार कर मार दिया। फिर उसने महल की चाबियां ली और राजा को जाकर दे दी। सब दरबारियों की जलन और उसकी बुरी किस्मत देखकर भी उसने लड़के की बहादुरी और चतुराई देखकर उसको अपनी बेटी दे दी। दरबारियों की जलन ने तो कौरवों के जिंदगी के पेड़ की छाल को बिल्कुल नर्म और चिकना कर दिया और उसके दुश्मन अब चुप होकर बैठ गए। वे बिना मोमबत्ती लिए ही सोने चले गए। पुराने बुरे कामों की सजा चाहे देर से मिले पर मिलती जरूर है।